सभी साथियों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस चैनल में गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जो भी साथी इस बार 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो प्रश्न है आज की सेशन का प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई। क्योंकि इसमें जो है साइंस आज की क्लास में जो होगा साइंस के प्रश्नों देखेंगे और साइंस के कितने प्रश्न करेंगे तो 50 प्रश्न करेंगे। तो ये प्री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा मेरे भाई। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग एक बार क्लास के प्रश्नों को देख लीजिए, तब इसके बाद आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे भाई ये आज के सेशन में जो प्रश्न मिले हैं आप लोगों को कैसा मिला है और कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लास्ट में बता दीजिएगा 50 में आप लोगों का मेरे भाई कितना सही हो रहा है प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज की सबसे जो क्लास का सबसे मस्त प्रश्न। और देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, यानी यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि द्विपदनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने सुझाया। ओके मेरे भाई, ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो द्विपदनाम पद्धति है इसको कैरोलस लिनियस के द्वारा सुलझाया गया है। ये जो कथन से दिया गया है, स्टेटमेंट से दिया गया है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, राइट है। इसके बाद दूसरे की बात करेंगे, इसमें पहला शब्द जाति, ठीक है, इसमें पहला शब्द जाति और दूसरा जो शब्द दिया गया है वंश नाम दिया गया है। तो मेरे भाई ये जो गलत हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट्स हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो घटक होते हैं, पहला होता है वंश नाम होता है और दूसरा जो होता है जाति संकेत पद होता है। कौन सा होता है दोस्तों? जाति संकेत पद होता है। ओके, तो यहाँ पे ये दूसरा जो होगा गलत हो जाएगा। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सत्य कथन का चयन करना है तो सत्य कथन यहाँ पे ए केवल सही होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सेकेंड प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए जो सेकेंड प्रश्न है दोस्तों, सेकेंड प्रश्न जो है कि वर्ग की सन वर्ग के सही क्रम की पहचान करना है। वर्ग की सन वर्ग के सही शब्दों की ये जो है पहचान करना है। ये और सारी जो प्रश्न दोस्तों आप लोगों को कराएंगे ये एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न होंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल के प्रश्न मतलब 6 से लेकर 12 तक के प्रश्न आज की सेशन में आप लोगों को करने को मिलेगा, जो 6 से 12 के लिए इंपॉर्टेंस है आप लोगों के प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। फर्स्ट में दिया है जाति, इसके बाद दिया है वंश, इसके बाद है कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। तो मेरे साथियों ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे जो है मेरे भाई यहाँ पे सही हो रहा है, पहले जाति, इसके बाद वंश होगा, इसके बाद कुल होगा, गण होगा, वर्ग होगा, संघ होगा और जगत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कुल कितने वर्ग की संवर्ग होंगे मेरे भाई, तो याद रख लीजिएगा कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए मेरे दोस्तों? 7। पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वर्ग, 6 संघ और 7वां जगत हो गया। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, सबसे इंपॉर्टेंस है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न पे। अगला जो 5 प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। ये भी मस्त प्रश्न है। 5 जगत जो है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अरस्तु के द्वारा। इसके बाद कैरोलस लीनियस, सी में देखिएगा आरएच विकेटर, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत जो वर्गीकरण है ये आरएच विकेटर के द्वारा सन 1900 कितना में, तो सन 1969 में। कब मेरे भाई? सन 1969 में इस पद्धति को प्रस्तावित किया गया था आरएच विकेटर के द्वारा, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो वो याद रख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथा पे। ये देखिए चौथा प्रश्न, चौथा जो प्रश्न है साथियों की साइनोबैक्टीरिया जिसको नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब सीधा साधा प्रश्न में बात करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, सीधा सी बात है। तो क्लोरोफिल ए तो सही है मेरे भाई, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए हो रहा है ये सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोग तो सीधा सीधा जानते हैं कि जो हरे पादप होते हैं उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये जो होते हैं मेरे भाई जो हरे पौधे होते हैं वह स्वयं पोषी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अब ये स्वयं पोषी होते हैं जो अपने आप भोजन बनाते हैं नेम में। ठीक है ना मेरे भाई, सॉरी स्वपोषी होते हैं ना, स्वयं पोषी नहीं होते, स्वपोषी होते हैं।
यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। वही होगा, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्लोरोफिल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न 5 हो जाएगा। स्वयंपोषी भी सही था मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बैक्टीरिया और यहाँ पे आकार दिया है कोकस, बैसिलस, सी में दिया गया है विब्रियम और डी में दिया गया है अस्पाइरिलियम, अस्पाइरिलम दिया गया। आप लोगों को बताना होगा कि कोकस का आकार, ये सारा बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। कोकस, बैसिलस, विब्रियम और अस्पाइरिलियम, यहाँ पे इसका आकार कैसा होता है, कोकस का आकार कैसा होता है, तो कोकस का आकार गोलाकार होता है। कोकस का आकार कैसा होता है, गोलाकार, तो यहाँ पे चौथा चला जाएगा, ए का चौथा होगा, ठीक है। बैसिलस का आकार कैसा होता है, बैसिलस का जो आकार होता है छड़ाकार होता है, ठीक है। विब्रियम की बात करेंगे तो ये कॉमा जैसा आकार का होता है, और जो अस्पाइरिलम होता है ये सर्पिलाकार होता है। तो मेरे भाई आप लोग बी को देख सकते हैं, तीसरा सही हो रहा है। सी की बात करेंगे तो दूसरा सही होगा, डी का बात करेंगे तो पहला। 4 3 2 1 जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। तो हम लोग अगर देखेंगे ऑप्शन में किस में दिया है 4 3 2 1, तो ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 3 2 1 यहाँ पे सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6 नंबर प्रश्न है कि पादप जगत का जल स्थलचर किसे कहा जाता है। पादप जगत का जल स्थलचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा को। ओके, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ब्रायोफाइटा जो मॉस या लिवरवर्ट के अंतर्गत आते हैं, मॉस के अंतर्गत आते हैं ब्रायोफाइटा, ठीक है मेरे भाई। और ये जो है पहाड़ियों क्षेत्र में और छायादार क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो पादप जगत का जल स्थलचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। आगे बात करेंगे प्रश्न 7 नंबर। यहाँ पे 7 प्रश्न है कि टेरिडोफाइटा का संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, देखिए कैसे ये प्रश्न डीपली पूछा जा रहा है, केवल एनसीईआरटी लेवल का। तो एनसीईआरटी के अगर आप लोग प्रश्नों को सही कर दे रहे हैं और एनसीईआरटी के जो भी आप लोग बुकों का अध्ययन अच्छे तरीका से कर रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग प्री एग्जाम को क्वालिफाई मतलब अच्छे से कर लीजिएगा। अगर जो एनसीईआरटी के बुक को अच्छे से अगर आप लोग पूरा विस्तृत तरीका से अध्ययन कर लिए, तो अगर नहीं करिएगा मेरे भाई एनसीईआरटी के बुकों का, जैसे क्लास 6 से पढ़िए ना मेरे भाई, 6 7 8 9 10 11 12 तक पढ़ लीजिए मेरे भाई, आपका प्री तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा तो एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात किया है टेरिडोफाइटा का। टेरिडोफाइटा का जो संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, तो ये ठंडे गीले छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये ठंडे गीले और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे हॉर्सटेल और फर्न टेरिडोफाइटस के उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। हॉर्सटेल और फर्न जो टेरिडोफाइट है इसके उदाहरण हो जाएंगे। ये अधिकांशतः सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये अधिकांशतः सजावटी पौधे के रूप में उगते हैं। अगर बात करेंगे मेरे भाई बी में दिया है कि इनमें संवहन उत्तक और जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। इनमें जो टेरिडोफाइटस होते हैं पौधे, इसमें बात जो कर रहे हैं मेरे भाई ध्यान से देखिएगा कि इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, जाइलम भी नहीं होता है और फ्लोएम भी नहीं होता है। ओके, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गलत पूछा गया है तो बी गलत हो रहा है। आगे बात करेंगे प्रश्न 8 पे। यहाँ पे 8 प्रश्न देख लीजिएगा। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष इनमें से कौन सा है। जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, पाइनस, साइकस, सिकुआ, ठीक है मेरे भाई, सी ऑप्शन यहाँ पे चला जाएगा सही आंसर। सिकुआ यहाँ पे सही हो जाएगा, सिकुआ को आप लोग सही कर लीजिएगा। आगे देख लीजिएगा प्रश्न 9 है। 9 जो प्रश्न करे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्विकोरिक और यहाँ पे त्रिकोरिकी, द्विकोरिक और त्रिकोरिकी। यहाँ पे द्विकोरिक में बात किया है कि भ्रूणीय स्तर पर केवल बाहरी एक्टोडर्म होता है, ठीक है। भ्रूणीय स्तर पर भ्रूणीय स्तर में तृतीय स्तर मीजोडर्म होता है। अब आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, दोनों में से कौन सही हो रहा है। तो मेरे भाई अगर बात करेंगे तो पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला और दूसरा ये दोनों सही होगा। आप लोग बाहरी एक्टोडर्म के मतलब समझ रहे हैं ये क्या होता है, बाहरी त्वचा। एक्टोडर्म जो हो, जो आप लोग हम लोग की त्वचा है ना, ये त्वचा, इसको त्वचा बोलेंगे, ठीक है। तो इसे ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। एंडोडर्म आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे,
तो एंडोडर्म जो एक्टोडर्म एंडोडर्म दो तरह का होता है, जिसको हम लोग आंतरिक त्वचा के नाम से बोलते हैं। तो साथियों ध्यान में रख लीजिएगा, द्विकोरिका, ये तो दोनों यहाँ पे सही दिया गया है, दोनों सही दिया गया, पहला और दूसरा दोनों सही दिया गया, द्विकोरिका त्रिकोरिका, द्विकोरिका त्रिकोरिका, ठीक है। तो त्रिकोरिका आप लोगों को बताते हैं, जैसे इसमें सिल्टडेटा जीव आता है त्रिकोरिका में, और वैसे प्राणी जिसके विकास भ्रूण से तृतीय भ्रूणीय स्तर पर जो होता है मीजोडर्म के अंतर्गत होता है, उसी को त्रिकोरिका बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पे जो होगा ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न बात करेंगे 10 पे। यहाँ पे जो 10 है प्रश्न कर है कि प्लेंटी हेल्मिथेंजी, प्लेंटी हेल्मिथंजी, प्लेंटी हेल्मिथंथीज, माफ कीजिएगा मंथीज है, इसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। प्लेंटी हेल्मिथंथीज के अधिकांश जो प्राणी होते हैं मनुष्य के अंतःप्रजीवी होते हैं। ओके, नहीं भैया ये जो है यहाँ पे असत्य, ये तो सही होता है, सही हो रहा है। प्लेंटी हेल्मिथंथीज के जितने भी प्राणी होते हैं ये मनुष्य के अंतःप्रजीवी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरा कह रहा है कि इनमें अंकुश और चूसक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि इनमें नर और मादा अलग नहीं होते। तो मेरे भाई तीसरा जो बात यहाँ पे जो कह रहा है इनमें नर और मादा अलग नहीं होते, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन इनमें अंकुश और चूसक नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं मेरे भाई। लेकिन असत्य बोला है तो नहीं आ गया है ना, इसलिए दूसरा मेरे भाई यहाँ पे गलत हो गया। असत्य बोला है, पाए जाते हैं तो सही होता है, ठीक है। तो केवल हम लोग यहाँ पे दूसरा को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न 11 पे। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ किसे माना जाता है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ किसे माना जाता है? एनलिडा, अर्थोपोडा, यहाँ पे भी सही हो जाएगा, अर्थोपोडा का माना जाता है, ठीक ना। आगे बात करेंगे प्रश्न 12 पे। यहाँ पे बात करिए 12 प्रश्न पे, देखिए साथियों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो कर है कि प्राय द्विबीजपत्री पौधे की पत्ती में जालिका शिरा विन्यास होता है। ओके, ठीक है मेरे भाई। तो प्राय द्विबीजपत्री जो होते हैं पौधे की पत्ती में जालिका शिरा विन्यास नहीं होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत कर है मेरे भाई, ये गलत कर है। दूसरा में बात करेंगे प्राय एक बीजपत्री पौधे की पत्ती में समानांतर शिरा विन्यास होता है, ये भी गलत कर रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोनों तो गलत हो गया। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, न तो पहला सही हो रहा है और न तो दूसरा सही हो रहा है। तो इस तरह के आप लोगों के एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो ध्यान में रख लीजिएगा साथियों। आगे बात करेंगे प्रश्न 13 पर बात करेंगे। देखिए अब मिलान संबंधी यहाँ पे प्रश्न आप लोगों के सामने है, और देख लीजिएगा कहा रहा है बात की पुमंग, कोरोला, जायांग और कैलिकस, आप लोगों को मिलान करना होगा। पुमंग क्या होता है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो पुमंग जो होता है फूल के नर जनन भाग को, नर जनन अंग को हम लोग पुमंग के नाम से जानते हैं। तो साथियों यहाँ पे ए का जो हो रहा है पहला सही हो रहा है, सॉरी ए का चौथा सही हो रहा है, ए का चौथा सही है। कोरोला क्या होता है, ये अपने तरफ जो जितने भी कीट होते हैं खाने के लिए वह अपने तरफ आकर्षित करता है परागण के लिए। तो कोरोला यहाँ पे पहला सही हो रहा है, मतलब बी का दोस्तों पहला सही हो रहा है, ठीक है। सी की बात करेंगे, जयांग के बारे में तो आप लोग को अच्छे से पता है। जयांग जो होता है, जयांग और पुमंग दो तरह का होता है। तो पुष्प का जो मादा वाला जो भाग होता है उसको जयांग बोलते हैं, और जो नर वाला जो भाग होता है उसे पुमंग बोलते हैं। तो जयांग तो मेरे भाई मादा वाला भाग होगा, तो सी का दूसरा होगा, तो डी बच गया, डी का कितना होगा, तीसरा हो जाएगा। कैलिकस जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, कैलिकस जो होता है पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। तो मेरे भाई आप लोग सही कर लीजिएगा, पुमंग नर जनन भाग को बोला जाता है, जयांग मादा जनन भाग को बोला जाता है। पुमंग और जयांग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। चलिए ठीक है, 4 1 2 3 सही हो रहा है। कहाँ पे दिया गया है मेरे भाई, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये सही हो जाएगा। अगला देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर आते हैं 14 नंबर पे। 14 जो प्रश्न है कि द्वार कोशिकाओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करना। ये रंध्र में पाए जाते हैं, द्वार कोशिका जो होता है ये रंध्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। द्वार कोशिका जो होती है रंध्र में पाए जाते हैं, क्योंकि रंध्र ऐसी संरचना होती है जो पत्तियों को बाहरी त्वचा पर होते हैं, जो पत्तियों जो होती है इनकी बाहरी त्वचा पर होते हैं, ठीक है। और रंध्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन और गैसों का विनिमय भी होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये पहला सही हो जाएगा,
ठीक है, बातों को समझ लीजिएगा, ये पहला सही हो जाएगा। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लीजिए भैया ये तो गलत कह दिया ना कि नहीं होता है, होता है होता है होता है, ये गलत कह दिया। तो भैया सत्य चुनना है, ये तो नहीं दे दिया है, तो ये गलत हो गया। ये रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को भी नियमित करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल ये करता है मेरे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही हो रहा है। पहला तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, हम लोग चेक कर सकते हैं, सी में दिया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो द्वार कोशिकाएं होती है इसमें रंध्र भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित भी ये करता है। आगे बात करेंगे 15 प्रश्न। 15 प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मादा मेढक में वाकु कोष पाया जाता है। मादा मेढक में जो यहाँ पे देख रहे हैं वाक्य कोष, वाकु कोष उसी को बोला जाता है वाक्य कोष। ठीक है, वाक्य कोष जो है पाया जाता है, जो उसको वोकल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला कार्य है कि नर मेढक के अग्रपाद की जो पहली अंगुली में मैथु नाग होता है, क्या होता है, मैथु नाग होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का ये प्रश्न पूछा गया, देख रहे हैं कितना डीपली प्रश्न है ना, कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है ये प्रश्न, ऐसे 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 जो प्रश्न होते हैं। तो साथियों आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा, मादा मेढक में वाक्य कोष पाया जाता है। नो भैया, मादा मेढक में जो होते हैं ना वाक्य कोष नहीं पाया जाता है। वाक्य कोष जो पाया जाता है मेरे भाई नर मेढक में पाया जाता है। कौन से मेढक में पाया जाता है, नर मेढक में वाक्य कोष पाया जाता है, क्योंकि नर मेढक से आप लोग देखते हैं ना आवाज उत्पन्न होता है, आवाज वो लोग करता है ना वही होता है। अग्रपाद की पहली अंगुली में उन लोग का भी मैथुन मैथुन नाग होता है। तो मेरे साथियों यहाँ पे पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन तो यहाँ पे पहला सही हो रहा है ना, केवल 2 सही हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा मादा मेढक में नहीं होता है मेरे साथियों, नर मेढक में जो होता है वाक्य कोष पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न 16। 16 जो प्रश्न है कि किसकी कोशिका में कोशिका भीति नहीं होती है, किसकी कोशिका में कोशिका भीति नहीं होती है, जीवाणु होती है भैया, नीलहरित शैवाल होती है। यहाँ पे जो फ्लोरोनोमिया दिया है ये भी होती है, माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता है। कोशिका भीति जो होती है मेरे भाई ये माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता है। जितने भी सभी प्रकार के जितने सारे जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो होते हैं मेरे भाई कोशिका भीति होती है। और ये जो भी कोशिकाएं होती है ये कोशिका झिल्ली से क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रोप्लाज्मा यहाँ से गलत हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भीति नहीं होता है। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर 17 की बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने प्रतिपादित किया था, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना किसने प्रतिपादित किया गया था, किसने किया था, तो सिंगर और निकोलसन, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही चला जाएगा, सिंगर और निकोलसन। बात करेंगे 18 प्रश्न पे दोस्तों, देख लीजिएगा 18 प्रश्न कर है कि लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं किनके पाचन में सक्षम होते हैं भाई, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, प्रोटीन में भी होते हैं, लिपिड में भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं, यानी चारों में होते हैं। तो हम लोग डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, चारों ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। राइट है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे प्रश्न 19 है। साथियों 19 प्रश्न देख लीजिएगा, कार्य की सुमेलित नहीं है, पूछा गया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है वर्णिलवक। यहाँ पे खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं अवर्णिलवक, और पादपों में रंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है हरित लवक को माना जाता है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है सुमेलित नहीं है साथियों। लेकिन खाद्य पदार्थों का संचयन करता है अवर्णिलवक, बिल्कुल साथियों करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णिलवक होता है, नो भाई नो, ये गलत हो रहा है। पादपों में रंग के लिए उत्तरदायी हरित लवक होता है, नो भाई नो, ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा, इसी टाइप के आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे मेरे भाई, और ध्यान में रखकर आप लोगों को सही ऑप्शन को और टिक करना होगा। ठीक ना, तो जॉब इस बार लेना है मेरे भाई, 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को करना होगा। तो केवल पहला और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा गलत। ओके, बात करेंगे अगला प्रश्न पे 20 नंबर। 20 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक की बात किया किनमें नहीं पाया जाता है, तो रक्ताणु कोशिका, चालनी नलिका कोशिका दोनों में नहीं पाया जाता है। तो साथियों ए और बी दोनों सही हो जाएगा।
21 प्रश्न देख लीजिएगा मेरे भाई। करा है प्रश्न के कथन पर विचार करना है। पहला है कि जिसे न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे आरएनए बोला जाता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे दूसरे नंबर पे कि जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज मिलता है उसे डीएनए कहा जाता है, इसे डीएनए कहा जाता है। तो भैया क्या ये सही हो रहा है? न भैया, ये तो हमको गलत कह रहा है। अब पहला भी गलत हो रहा है ये कथन, और सेकेंड भी कथन जो दिया गया ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है। नो भाई, यहाँ पे गलत हो जाएगा, जिसे आरएनए कहा जाता है, ये गलत कार्य है ना। तो चलिए ठीक है, अगला प्रश्न बात करेंगे 22 पे कि ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन क्या कहलाता है। तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन ग्लाइकोलिस कहा जाता है, उसको सी ऑप्शन सही जाएगा। क्या बोला जाता है? उसको ग्लाइकोसिस कहा जाता है। आगे बात करेंगे 23 प्रश्न पे। 23 प्रश्न आप लोगों के सामने देख सकते हैं। पहला कथन से कह रहा है कि यहाँ पे कि श्वसन पथ को एफी-बोलिक पथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एफी-बोलिक पथ कहा जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद अगला जो कह रहा है दोस्तों कि अगला जो रीजन कह रहा है कि श्वसनी पथ अपचयी और उपचयी दोनों भागों में लेती है, दोनों भागों में लेती है, ठीक है। तो अब आप लोग को जब कथन निष्कर्ष से रिलेटेड कथन रीजन से प्रश्न जो आ जाएगा स्टेटमेंट से, तो मेरे भाई आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह का अगर विकल्प आप लोगों को सही दिया रहेगा ऑप्शन में, तो दिया तो रहेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को पहला देखना होगा क्या स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो दोस्तों देखेंगे, श्वसनी पथ को एम्फीबोलिक पथ कहा जाता है, बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरा चेक करेंगे गलत होगा कि सही होगा। तो दूसरा भी जो रीजन दिया गया है मेरे साथियों सही हो रहा है। अगर दोनों सही होगा ना मेरे भाई, तो अब आप लोगों को चेक करना होगा क्या ये जो रीजन है ये कथन ए से संबंधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कथन ए से ये संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसकी विशेषताओं को प्रकट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये चीज आप लोग को देखना होगा। अगर भाई ऐसा होगा, करता होगा, तो हम लोगों को करना होगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सत्य है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों तो सत्य हो रहा है और जो रीजन है ये जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे बी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन व्याख्या करता है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 24 है साथियों, देख लीजिएगा। 24 प्रश्न है सुमेलित करना, और 24 प्रश्न है मेरे भाई सुमेलित करना है, ठीक है। ऑक्सीन दिया गया है, साइटोकिनिस दिया गया है, एथिलीन और यहाँ पे एबिसेसिक एसिड दिया गया है। अब आप लोगों को मेरे भाई आप लोगों को बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा विकल्प जो हो जाएगा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पौधे में तनाव सहने में सहयोग होता है, फलों को पकाने में कौन सा काम करता है, पत्तियों में हरित लवक, पार्श्व परोह वृद्धि में मदद करता है, पुष्पन को बढ़ा देता है।